अब हमारा एक नेक्स्ट केमिकल है जिसका नाम है, रासायनिक पदार्थ का नाम है बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3, जैसे मैंने कहा था ना खाने वाला जो सोडा है वही बेकिंग सोडा है, NaHCO3। Na का मतलब सोडियम, H का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन और CO3 का मतलब कार्बोनेट। इसका निर्माण कैसे होता है कि सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके बेकिंग सोडे का निर्माण करते हैं। मतलब सोडियम, नमक से ही आप बेकिंग सोडे का निर्माण, मैंने बताया था नमक के उपयोग में NaCO3 के निर्माण में बताया था। तो क्या करते हैं, नमक लिया मैंने, NaCl लिया, वाटर लिया, H2O लिया, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लिया और अमोनिया, मतलब 4 पदार्थ लिए, 1 2 3 4। ये चारों पदार्थों की जब रिएक्शन करवाऊंगा तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3। मतलब अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको मुझे चाहिए, जो पदार्थ मुझे चाहिए वो मिल गए यहाँ पर। अब यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे, अगर मैंने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडे को गर्म किया तो सोडियम कार्बोनेट मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलता है। तो ये रिएक्शन आपको बताइए। अब आपको क्या यहाँ पर एक बार थोड़ी सी रिएक्शन को मैं और अच्छे से समझा देता हूँ क्या रिएक्शन है। सबसे पहले नमक लिया मैंने, NaCl लिया, और क्या लूँगा मैंने बताया था CO2 ली, और क्या लिया H2O लिया, और क्या ले लिया मैंने अमोनिया ले लिया। ये लिया तो पदार्थ क्या बना मेरा NH4Cl बना, और मुझे जो चाहिए था NaHCO3। अब ये रिएक्शन हुई कैसे सर, देखिएगा, ये NH3, N का मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन आ गया, हाइड्रोजन कितने हो गए 3, और यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है H और OH के रूप में होगा, तो यहाँ से ये 3 हाइड्रोजन, यहाँ चौथा जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से आ गया H4, और यहाँ पर जो Cl है इसका यूज हो गया, इतने मॉलिक्यूल का इस्तेमाल हो गया। अब जो क्या बचा, यहाँ पर Na बचा, और यहाँ पर जो OH का H बचा, और यहाँ पर जो CO2 था, CO2 और ये O, तो क्या बन गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वही तो कहते हैं भाई, जितने अभिकारक के परमाणु वही उतने उत्पाद के परमाणु होने चाहिए, तो वो निश्चित हो गए और सही हो गया, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब नेक्स्ट जो ये कह रहा है कि ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मुझे मिला है सर, इसका क्या करूँगा, इसको मैं करूँगा सर गर्म करूँगा, और गर्म करके क्या बनता है Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। यही तो रिएक्शन बता रहा है, और साथ में बता रहा है CO2 और वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण हो रहा है। मतलब अगर मुझे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त करना है तो नमक चाहिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी चाहिएगा और अमोनिया चाहिएगा। तो इससे 2 पदार्थ बनते हैं, एक तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फर्दर फिर से मैं अगर इसको गर्म करूँ, इस त्रिभुज के निशान का मतलब होता है गर्म करना, अगर करूँ तो सोडियम कार्बोनेट मिलता है, CO2 और वाटर मॉलिक्यूल बनता है। अब हमारा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बेकिंग सोडा है, खाने वाला सोडा जिसका नाम है, इसका उपयोग सर कहाँ होता है, देखिएगा इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। स्वादिष्ट खस्ता पकोड़ा बनाने में, आपने पकौड़ी देखी होगी, पकौड़ी तो बन जाती है, लेकिन अगर इसके अंदर थोड़ा सा सोडा मिला देते तो कितनी खस्ता पकौड़ी बनती है ना, कुरकुरी बनती है और खाने में कितना मज़ा आ जाता है। दूसरा है बेकिंग पाउडर बनाने में, मतलब 2 चीज़ें, बेकिंग सोडा अलग है और बेकिंग पाउडर अलग है। आम भाषा में हम बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर इक्वल समझते, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर दोनों चीज़ें क्या है, अलग है। देखिएगा, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस टार्टरिक अम्ल मिलाने से बेकिंग पाउडर, मतलब खाने वाला जो सोडा है, बेकिंग सोडे के अंदर अगर टार्टरिक अम्ल मिला दूँ मैं, तो सब बेकिंग पाउडर बन जाएगा, तुरंत आपके बेकिंग पाउडर तैयार हो जाएगा। तो जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। कैसे अभिक्रिया होती है इसको समझिएगा। जब इसको गर्म करते हैं तब इसके क्या हाल होते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यही मेरा है। जब H+ का मतलब क्या हुआ, टार्टरिक अम्ल। देखिए अम्ल भी जो भी होते हैं तो H+ साइन देते हैं। टार्टरिक अम्ल मैंने यहाँ तक बताया था कि टार्टरिक अम्ल हमारे इमली के अंदर पाया जाता है। वहाँ से जो H+ आयन है, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बेकिंग सोडे के अंदर जब अम्ल मिलाया जाता है तो अब ये क्या बन गया मेरा, अब ये दोनों पदार्थ जब लेंगे तो बेकिंग पाउडर बन गया। वही तो कहा, बेकिंग पाउडर जब ये दोनों मिलते हैं तब बेकिंग पाउडर बनता है। अगर इसको फर्दर में सर गर्म करूँ, क्या करूँ, गर्म करूँ, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और अम्ल का सोडियम लवण बनता है। तो अम्ल का जो सोडियम लवण बनता है वो बनता है CH3CONA, मतलब सोडियम एसीटेट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में जो उत्पन्न जो CO2 गैस है, अब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न आपको दिख रही है वह क्या करेगी, का उपयोग पाव रोटी या केक को मुलायम व स्पंजी बनाने में। आपने देखे होंगे पाव, है ना, दाबेली के पाव देखे होंगे, है ना, वड़ा पाव के जो पाव देखे होंगे, है ना, पाव भाजी के पाव कितने स्पंजी होते हैं। केक देखा होगा आपने, कितना खाने में हमें मज़ा आता है ना, मुंह में
खाने पर ही मतलब मुंह में गल जाता है, मतलब इतना अच्छा लगता है। तो ये जो स्पंजी जैसा है, मुलायम है, वो कौन से गैस के कारण है? CO2 गैस के कारण है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो ये बस वही चीज़ है कि भाई बेकिंग पाउडर में यहाँ पर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल एक्स्ट्रा मिला रहे हैं और फिर उसको गर्म कर रहे हैं, तो CO2 H2 और अम्ल का सोडियम लवण। बुक्स में सिर्फ अम्ल का सोडियम लवण दे रखा है, कौन सा बनता है वो नहीं बताया। मैंने यहाँ तक भी जिक्र कर दिया कि CH3CON सोडियम एसीटेट का निर्माण होता है और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वही आपकी पाव रोटी या केक को इस मुलायम व स्पंजी बनाने में काम आती है। इसके बाद हमारा जो दो उपयोग तो हमने पढ़ लिए थे, एक तो खस्ता पकौड़ा बनाने में और बेकिंग पाउडर बनाने में। किसका उपयोग हम पढ़ रहे हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। थर्ड हमारा जो उपयोग है एंटा एसिड के रूप में। देखिएगा, एंटा एसिड मतलब हमारे पेट में जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो उसको प्रति अम्ल के रूप में, मतलब उस एसिडिटी को कम करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वही हमारा बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है ना। तो एक उपयोग हमने पहले भी पढ़ चुके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वह भी एक एंटा एसिड के रूप में, प्रति अम्ल के रूप में काम करता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में काम करते हैं। देखिएगा, आप अग्निशामक का मतलब आग बुझाने में काम करते हैं। तो आपने अभी क्रिया में देखा था कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रही थी। अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का काम क्या होता है? आग को बुझाने का भी काम करती है, इसलिए इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में भी कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट केमिकल आता है धोने का सोडा, Na2CO3.10H2, वॉशिंग सोडा है ना। धोने का सोडा, धोने का सोडा का मतलब कपड़े धो सकते हैं, धातुओं को धो सकते हैं, है ना। सारी चीज़ें धो लो। किससे धो लो सर? हमको वॉशिंग सोडा दे दो। जब बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है, जब बेकिंग सोडा है मेरा, उसको गर्म करूँगा तो हमें क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट। अभी आपने देखा था इससे पहले रिएक्शन में, जब सोडियम कार्बोनेट की पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। मतलब मेरा जो सोडियम कार्बोनेट है, पुनः क्रिस्टलीकरण मतलब होता है, क्रिस्टलीकरण मतलब लवण की इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकृत जल कहते हैं, या क्रिस्टलीकृत लवण है एक तरह का। मतलब इस सोडियम कार्बोनेट में पुनः मैं पानी जोड़ दूं, पुनः क्रिस्टलीकरण का मतलब फिर से पानी जोड़ दूं तो धोने का सोडे का निर्माण हुआ। मतलब Na2CO3 मेरे पास था, इसमें 10 मॉलिक्यूल वाटर के जो अणु जुड़ जाएं तो मेरा बनेगा धोने का सोडा बनेगा। तो यही तो धोने का सोडा है। मतलब मेरे पास जो Na2CO3 है ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। जब 10 मॉलिक्यूल वाटर के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? Na2CO3.10H2। यही मेरा वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा। आपको फॉर्मूले भी अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं तो आपको मैंने सिर्फ सोडा बोला, मैंने कहा पकौड़ी बनानी है सोडा ले आओ। अब मैंने वो ही नहीं बताया कि बेकिंग सोडा शब्द नहीं बोला और आपको फॉर्मूला नहीं पता और आप सोडा ये ले आए, तो वहाँ तो पकौड़ी के पूरे स्पंजी हो कि नहीं हो, लेकिन उसमें झाग जरूर निकल जाएंगे। अब इसका उपयोग देखिएगा, कांच, साबुन और कागज उद्योगों में, मतलब कागज में भी, साबुन बनाने में भी और कागज उद्योगों में भी किसका उपयोग किया जाता है? धोने वाले सोडे का उपयोग किया जाता है। बोरेक्स का निर्माण में, एक बोरेक्स एक नया पदार्थ आया है, जो केमिकल आया है उसको मैं बताता हूँ। बोरेक्स एक्चुअली होता है क्या है? एक बहुत बड़ा अच्छा केमिकल है बोरेक्स। इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। एक तरह का सोडियम उत्पाद है। इसके भी निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है और सोडियम कार्बोनेट से ही बोरेक्स के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे घरों में साफ सफाई में, घर में आपकी खूब गंदगी हो गई है, लो सफाई करो। सफाई किससे करोगे सर? धोने वाला सोडा दे दीजिए, हम सफाई करेंगे बैठे बैठे। ऐसे जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, जल, पानी तो समझ गए, स्थायी कठोरता। देखो जल दो तरह का होता है, एक तो कठोर जल होता है, एक मृदु जल होता है। कठोर जल क्या होता है सर, हमें बताइए। कठोर जल ऐसा जल होता है, आप कपड़े धोओगे साबुन के साथ, फिर वो झाग न दे तो समझ लीजिए आप तो मिल गया, वो कठोर जल है। और आप थोड़ा सा साबुन मिलाओ और पानी बहुत अच्छा झाग देने लगे, मतलब वो मृदु जल है। सर ये कठोर जल झाग क्यों नहीं देते? इसका कारण है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इतने कुछ केमिकल्स होते हैं उस पदार्थ के अंदर जो इसकी कठोरता को बढ़ाते हैं। अब वो वहाँ पर झाग नहीं देगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो धोने वाला सोडा अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छे से झाग देगा। कठोर जल भी क्या करेगा? एक मृदु जल की तरह अच्छा से काम करने लगेगा। मतलब जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में हम धोने वाले सोडे का उपयोग करते हैं। अब हमारा आता है क्रिस्टलन का जल। एक नया पॉइंट है, अपने आप में एक अलग पॉइंट है। क्रिस्टलाइड वाटर क्या होता है? लवण के इकाई सूत्र में निश्चित जल के अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? क्रिस्टलन का जल कहते हैं। लवण मतलब कोई भी लवण है, इसमें इकाई सूत्र में निश्चित,
मतलब पानी के परमाणु की संख्या वहाँ पर निश्चित रहेगी, अणुओं की संख्या क्रिस्टल। जैसे जिप्सम है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2S2, मतलब जिप्सम कभी भी लिखा जाएगा, मतलब ये लवण है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट है, तो इसमें जो पानी के मॉलिक्यूल है वहाँ पर कितना लिखा हुआ है 2 लिखा, मतलब हमेशा कभी भी जिप्सम देखोगे तो इसके वाटर मॉलिक्यूल कितने होंगे 2 होंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 1 हो जाए 3 हो जाए 2.5 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। मतलब जिप्सम में हमेशा परमाणु की संख्या जो होगी CaSO4.2S2 ही 2S2 मॉलिक्यूल ही आपस में जुड़े रहेंगे। जैसे POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है CaSO4.12S2 मतलब आधा है, हेमी है, S2 मतलब हाइड्रेट है, हेमी हाइड्रेट कह सकते हैं इसको। ऐसे धोने का सोडा Na2CO3.10S2 मतलब ये जब भी सोडियम कार्बोनेट के साथ धोने वाले सोडे के साथ रहेगा तो पानी के मॉलिक्यूल कितने होंगे 10S2 होंगे सर। नीला थोथा या कॉपर सल्फेट CuSO4.5S2 नीला थोथा के अंदर होते हैं। ऐसे बोरक्स मैंने अभी बताया था Na2B4O7.10S2 मतलब बोरक्स में कितने होते हैं 10 पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब लवण के इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की जो परमाणुओं की संख्या है वही मेरा कहलाता है क्रिस्टलाइड वाटर, क्रिस्टलन का जल कहलाता है। अब हमारे सामने एक नया केमिकल आ गया जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। P का मतलब प्लास्टर, O का मतलब ऑफ, P का मतलब पेरिस। अभी फॉर्मूला सीखा हमने CaSO4.12S2 आधा S2 है। जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का निर्माण करता है, उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। मतलब मेरा जो जिप्सम है, जिप्सम को क्या कह रहा है देखिएगा, जब जिप्सम को जो कह रहा है उसको समझिएगा। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2S2 को 373, जितना बोले इतना करना है, 373 केल्विन ताप पर मैं गर्म कर रहा हूं तो यह जल के अणुओं को त्याग कर, यहां पर दो जो जल के अणु हैं उसको त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, अर्ध का मतलब आधा, हाइड्रेट मतलब पानी, अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट मतलब भी आधा होता है, का निर्माण करता है। अब आधा निर्माण हुआ तो अब 2 में से आधा चला गया तो बचा कितना पानी का, और 1.5H2O बना। ये जो बना वो कहलाता है POP। क्या कहलाता है POP कहलाता है। ये मेरा है जिप्सम, ये POP है। अब एक चीज और आप देख सकते हैं, अगर इस POP के अंदर मैं वापस से पानी मिला दूं, मतलब CaSO4.12S2 है, इस POP के अंदर मैं 1.5 मॉलिक्यूल फिर से मिला दूं तो मेरा फर्दर क्या बन जाएगा, वापस से क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। एक प्रश्न एक बार परीक्षा में ये भी बन था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमेशा उस बर्तन में क्यों रखना चाहिए जो आर्द्रता रोधी हो, मतलब नमी युक्त न हो, या खुला नहीं छोड़ना चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को। क्यों सर? इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है अगर आप नमी में रखोगे या पानी के पास में रखोगे तो तुरंत ये रिएक्शन करके, ऑलरेडी ये CaSO4.5S2 है, मतलब पानी उसको चाहिए, जैसे पानी से रिएक्शन करके वापस क्या बना देगा, हमारा जिप्सम बना देगा। इसलिए जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बना सकते हैं। देखिएगा इस रिएक्शन को पूरा अच्छे से समझाया। जिप्सम था 373 केल्विन था तो POP बन गया और 1.5H2O था। प्लास्टर ऑफ पेरिस को पुनः जल मिलाने से जिप्सम, मतलब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसमें वापस पानी मिलाने से में क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। सर प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बता दीजिए हमें। अब तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में देखा होगा आपने, जब हड्डियाँ टूट जाती है ना तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा होगा हॉस्पिटल जाते हुए, जब भी हड्डी टूट जाती है तो वहाँ पर एक प्लास्टर लगाते हैं व्हाइट कलर का, आपने देखा पट्टी के साथ। तो जो प्लास्टर बना होता है वो किसका बना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसी मूर्तियों के निर्माण में है ना, अलग अलग आपने देखे होंगे अलग अलग त्योहारों में जो मूर्तियाँ बनी रहती हैं, है ना, गणपति उत्सव है या अलग जो त्योहारों में हम जो मूर्तियाँ लाते हैं तो ये किसकी मुख्यतः बनी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। लेकिन जहाँ तक देखें तो आज ये वातावरण को प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत नुकसान पहुँचा रहा है, क्योंकि जो ये मूर्तियाँ बनी रहती है उसी का हम पानी के अंदर भगवान विसर्जन करते हैं उस मूर्तियों का। तो विसर्जन करने से क्या होता है, जो पानी के अंदर जो जलाशय के अंदर जो जीव है उनको भी नुकसान पहुंचता है और पानी को भी बहुत क्या करती है, दूषित करती है, क्योंकि लंबे समय तक ये पानी के अंदर रहता है। तो आज जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हमें नीचे कम करना चाहिए और इसकी जगह इको फ्रेंडली जो हैं फेस्टिवल मनाने चाहिए। जैसे आपने घर में देखा होगा जो POP करते हैं छतों पर, जो है ना ऊपर जो बॉटम पर जो POP करते हैं वो भी किसकी बनी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा जो सेकंड चैप्टर है क्लास 10 का वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम क्वेश्चन
प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।